मिनट। आज हम लोग जो है आज हम फ्रेंच और इंग्लिश की जो राइवलरी के बारे में पढ़ेंगे। हाउ फ्रेंच एंड इंग्लिश, जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्नेटिक वॉर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो लेटर मुगल्स के बारे में देखेंगे, क्यों कार्नेटिक्स वॉर हुई। तो सबसे पहली जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है, जो 1740 से जो है 48 के दौरान चलती है, ये क्यों होती है। अब ये कार्नेटिक जो वर्ड है ना, ये कार्नेटिक, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ये कोरोमंडल कोस्ट का नाम था। जो यूरोपियंस जो है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम को जो है कार्नेटिक कहा करते थे। अगर हम इस पूरे का बैकग्राउंड देखें तो ये कहीं ना कहीं जो कार्नेटिक वॉर्स जो इंडिया में हो रही थी, ये एक तरह का एक्सटेंशन था। कहाँ का, जो एंग्लो फ्रेंच जो वॉर्स यूरोप में चल रहे थे। अब यूरोप, इंग्लिश और फ्रेंच का अगर देखा जाए हिस्ट्री में भी, तो ये हजारों साल की लड़ाई है एटलीस्ट। बट ये राइवलरी यूरोप में चल रही थी, ये वॉर यूरोप में एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रही थी। उसकी वजह से, किसकी वजह से, जो ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन था, वॉर ऑफ सक्सेशन था, उसकी वजह से जो है ये इंडिया में भी ये वॉर स्टार्ट हुई। लेकिन किसी भी वॉर का बैकग्राउंड कुछ होता है, लेकिन अगर इमीडिएट कॉज की बात करें कि इमीडिएट क्या कॉज हुआ जिससे ये जंग छिड़ी, ठीक है, तो क्या किया कि इंग्लिश नेवी ने बारनाट, एक शिप है जिसको सीज कर लिया, सीज किया फ्रेंच की शिप को, जिसका नाम था बारनेट। अब इस शिप को इंग्लिश ने सीज किया, और कहीं ना कहीं इस चीज ने प्रोवोक किया फ्रेंच को। अब फ्रेंच ने रिटेलिएट किया। उन्होंने कैसे रिटेलिएट किया, मद्रास जो किसकी टेरिटरी थी, जो किसकी कॉलोनी थी, इंग्लिश की, उन्होंने 1746 में जो है उसको सीज कर लिया। किसकी हेल्प से, मॉरिशियस से फ्लीट आई, फ्रेंच फ्लीट जो है, उनकी हेल्प से जो है इन्होंने मद्रास को सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब रिजल्ट क्या होता है, पहली कार्नेटिक वॉर जो है 1748 में खत्म होती है, जो 40 में शुरू होती है, 48 में खत्म होती है। यह खत्म कैसे होती है, ट्रीटी ऑफ जो है एग्स ला चैपेल, जो वॉर ऑफ सक्सेशन जो ऑस्ट्रिया की चल रही थी, वो खत्म होती है इस ट्रीटी के साथ। और मद्रास जो है, अब फ्रेंच ने देखो कितनी बड़ी जो है यहाँ पे, इतनी बड़ी जो उन्होंने अपने लिए एडवांटेज था, अब उन्होंने हैंड बैक किया मद्रास को दोबारा इंग्लिश को। इन रियलिटी सोचा जाए, जो फ्रेंच इंडिया में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जीत गई थी, और फ्रेंच की जो टेरिटरीज थी जो नॉर्थ अमेरिका में, वो इंग्लिश ने फ्रेंच को टेरिटरीज वापस कर दी, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए कि क्यों, तो ये वॉर रिमेंबर की जाती है जो बैटल ऑफ सेंट थॉमस जो मद्रास में हुई थी। वॉर ने कहीं ना कहीं हाईलाइट किया यहाँ नेवल फोर्सेस का, जो लैक करती थी कहीं ना कहीं इंडिया। यहाँ जो नेवल फोर्सेस थी, जो वॉर हुई वो वाटर्स में हुई। तो पहली कार्नेटिक वॉर शुरू होती है, वॉर ऑफ सक्सेशन ऑस्ट्रिया से, जो एग्जला चैपल की जो पहले की जो ट्रीटी है, जो वॉर ऑफ सक्सेशन एंड होती है ऑस्ट्रिया की, और मद्रास को जो है वो वापस दिया जाता है। और ये बॉटल ऑफ जो है सेंट थॉम की जो है मद्रास में, उसके लिए याद रखी जाती है। बस इतने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। जैसे बारनेट को याद रखोगे, क्यों फ्रेंच प्रोवोक हुए, इमीडिएट कॉज क्या था, ठीक है, क्यों लड़ी गई, कौन सी ट्रीटी है, कार्नेटिक वॉर का क्या मतलब है, ये कब लड़ेगी 1747-48 में, तो ये चीज़ें याद रखने की। अगर हम नेक्स्ट चले, तो सेकंड कार्नेटिक वॉर कब होती है, इसका बैकग्राउंड भी जो है ये राइवलरी इंडिया में। अब देखो, फ्रेंच भी पावर में है और इंग्लिश भी है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। अब ये चाहते हैं कि कोई एक जो है वो इंडिया को रूल करेगा। आपने वो कहावत सुनी है ना कि दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते। अब डुप्लेक्स जो था, ये क्या था, ये गवर्नर था, फ्रेंच गवर्नर था इंडिया में, फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया, जो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में। मैंने आपको भी समझाया, इससे इसकी पावर इंक्रीज होगी। और फ्रेंच का जो फ्रांस का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज पे, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ, और लोकल्स में भी, ठीक है, टू डिफीट इंग्लिश, इन्फ्लुएंस बढ़ा। लेकिन इसका इमीडिएट काज देखा जाए तो जो निज़ामुल मुल्क था हैदराबाद का, उसकी डेथ हुई 1748 में। निज़ामुल मुल्क हैदराबाद का, उसकी डेथ हुई 1748 में, ठीक है। चंदा साहब जो उसका सन इन लॉ था, जो दौलत अली का है ना, जो नवाब था कर्नाटक का, उसको सपोर्ट किया जा रहा था मराठास के द्वारा, कि वो जो, अब देखो, चंदा साहिब को, जो कौन था, सन इन लॉ था दोस्त अली का, उसको नवाब ऑफ कर्नाटक,
दोस्त अली था, उसको सपोर्ट किया जा रहा था। अब ये सारी पॉलिटिकल, अब जो नसीर जंग था, जो सन था निज़ाम का, वो थ्रोन पे आता है। किसका? अब निज़ामुल मुल्क तो मर गया ना, तो नसीर जंग जो है वो तख्त पे बैठता है। अब इसको मुजफ्फर जंग, जो ग्रैंड सन, जो पोता है नवाब का, वो इसको जो है अपोज करता है कि नासिर जंग थ्रोन पे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, मुजफ्फर जंग, ठीक है, वो क्लेम करता है कि मुझे इस थ्रोन पे बैठना है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मुगल एम्परर ने उसे अपॉइंट किया हुआ है गवर्नर हैदराबाद का। ये सारी चीजें जो है, पॉलिटिकल वैक्यूम आया ना निजामुल मुल्क के डेथ के बाद। ठीक है, और कार्नेटिक में क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट हुआ अनवरुद्दीन का एज नवाब, और जिसको अपोज किया गया चंदा साहिब ने। देखो, नॉर्थन सरकार एक जगह है, ठीक है, यहां पे अब इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड, समझो यहां पे बात है, ठीक है, इमीडिएट कॉज में। ठीक है, तो निज़ामुल मुल्क की डेथ हो चुकी है, जो एक इंडिपेंडेंट जो है किंगडम बनाई हुई थी हैदराबाद की 1718 में। और चंदा साहब जो जो अभी भी रिलीज हुआ है मुगल अथॉरिटी से, जो भी है ना, वो चाहता था, जो सन इन लॉ था दौलत अली का, दौलत अली कौन? जो नवाब है कार्नेटिक का। और उसको देखो, चंदा साहब को कौन सपोर्ट कर रहा है? मराठास। और यहाँ पे नसीर जंग जो है, जो लड़का है निज़ाम का, वो थ्रोन पे बैठना चाहता है, लेकिन मुजफ्फर जंग जो निज़ाम का पोता है, वो अपोज कर रहा है। वो कह रहा है मुझे बैठना है क्योंकि मुगल एम्परर ने मुझे बनाया हुआ है। अब अनवरुद्दीन खान जो था, उसको नवाब बनाया गया, और इससे जो है चंदा साहब बहुत नाराज हुए, चंदा साहब। ठीक है, फ्रेंच जो हैं, ठीक है, फ्रेंच वो सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। देखो, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के तख्त के लिए, और चंदा साहब को कार्नेटिक के तख्त के लिए। ठीक है, ये चीजें याद रखना। कौन सपोर्ट कर रहा है? कार्नेटिक दक्कन में और कार्नेटिक में, इन दोनों जगहों पे फ्रेंच। वहीं इंग्लिश दूसरी जगह नसीर जंग, जो नवाब निजाम का पोता है, और अनवरुद्दीन, उनको सपोर्ट कर रहा है। समझे? ठीक है, किसके लिए? ये हैदराबाद के तख्त के लिए और कार्नेटिक के लिए। इस पे लड़ाई होती है क्योंकि ये पॉलिटिकल इन्फ्लु अब ये पॉलिटी जो है, जो पॉलिटी ऑफ साउथ इंडिया है, इसमें ये लोग क्या है, पूरी तरह का उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, किंग मेकर्स का काम कर रहे हैं इंग्लिश और फ्रेंच। फिर शुरू होती है जंग। कोर्स ऑफ वॉर क्या है? मुजफ्फर जंग। कौन? मुजफ्फर जंग कौन? निजाम का लड़का। ठीक है, और चंदा साहब एंड फ्रेंच आर्मी, ये तीनों मिलके जो है वो मारते हैं अनवरुद्दीन को एट बैटल ऑफ एम्बूर, जो है 1749 में होती है एम्बूर में। ठीक है, साउथ इंडिया में, आंध्रा में। ठीक है, ठीक है, और मुजफ्फर जंग जो है वो बन जाता है सूबेदार दक्कन का। ठीक है, और डुप्लेक्सिस जो क्या करता है, वो गवर्नर बन जाता है जितनी भी मुगल टेरिटरी है कृष्णा रिवर के नीचे साउथ में। और फ्रेंच आर्मी जो है वो स्टेशन होती है हैदराबाद में। ठीक है, तो कोर्स अभी तक कौन है? फ्रेंच जीत रहे हैं। अब इंग्लिश जो है वो किसी तरह की कोई भी मदद नहीं प्रोवाइड कर सके मोहम्मद अली को एट ट्रिचिपोली, नहीं कर पाए। ये सारी 1749 में हुई है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, वो एक डाइवर्जनरी अटैक करता है गवर्नर ऑफ मद्रास पे। ठीक है, जो कैपिटल, ठीक है, और रेड करता है आरकोट पे, जो कैपिटल थी कर्नाटक की, कार्नेटिक जो है। ठीक है, फॉर प्रेशर रिलीज ऑन, ताकि ये जो मोहम्मद अली है इस पे प्रेशर रिलीज हो सके। ठीक है, समझ रहे हो? इसने क्या कहा, इसने इसीलिए कहा कि आरकोट पे मैं अटैक करूंगा तो चंदा साहब, जो फ्रेंच ने कार्नेटिक में उसको नवाब बनाया है, वो भागता हुआ आएगा आरकोट को बचाने के लिए। ठीक है, तो 1700 क्या, देखो, देखना, ये इंग्लिश रिटेलिएट कर रहे हैं। तो अगस्त 1751 में सिर्फ 210 लोगों के साथ
रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आर्कोट में अटैक करता है, जो कैपिटल सिटी है कार्नेटिक की, और उसे कैप्चर कर लेता है। और जैसे एक्सपेक्ट किया था, चंदा साहब भागते हुए आता है अपनी कैपिटल को बचाने के लिए, लेकिन 53 डेज की सीज करता है, फिर भी फेल हो जाता है, फेल्ड टू कैप्चर। फिर क्या करता है, मैसूर, तंजौर और जो मराठा चीफ्स हैं वो मदद करते हैं, जो ट्रिचिपुली है, ठीक है, ठीक है, समझो। तो चंदा साहब जो है 50 डेज के बाद 4000 लोगों के साथ भी मिल के जो है वो कैप्चर करने से फेल हो जाता है आरकोट, जो कैपिटल सिटी होती है। अब मैसूर, तंजौर और जो जो मराठा चीफ्स हैं, चाहे वो मोरारी राय रोय है, वो आते हैं ट्रिचिपुली की एड में, और क्लाइव और जो स्ट्रिंजर लॉरेंस एक नाम का है, उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। और चंदा साहब जो है, जब जनरल लॉ ऑफ फ्रांस होता है, जनरल लॉ ऑफ फ्रांस से जो चंदा साहब वो एक आइलैंड जो है सेरिंगम में वहीं पे रह जाते हैं, और देवर फोर्स टू सरेंडर, और 1752 में जो है वो सरेंडर कर देते हैं, जंग पूरी तरीके से हार चुके। और मोहम्मद अली जो है, मोहम्मद अली, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करते हैं चंदा साहब को, और ब्रिटिश जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, या फेल हो जाते हैं इंटरफेरेंस करते। रिजल्ट क्या होता है कि फ्रेंच जो है वो बड़े ही नाराज़ होते हैं, या अपने हैवी जो लॉसेस होते हैं उनके, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, ठीक है, चाहे वो डिफीट है जो, इससे। और डुप्लीसी की जो पॉलिसी थी, जो इन्वॉल्व, दैट डुप्लीसिस पॉलिसी जो इन्वॉल्व थी कि डिसाइडेड टू रिकॉल हिम इन। अब 1794 में जो है डुप्लीसिस को वापस जो है फ्रांस बुलाया जाता है, ठीक है, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, डुप्लीसिस को रिकॉल बैक किया जाता है, और ये जो है ये गोडेहू एक को भेजा जाता है, और वो ट्रीटी से ट्रीट विद इंग्लिश दैट दे विल नॉट इंटाइटल्ड विद द नेटिव रूलर्स, ठीक है, वो मिंगल नहीं करेंगे रूलर्स के साथ। तो इम्प्लीकेशन होता है, इट इज़ एविडेंट कि जो कॉन्टिन्यूस जो इंडियन अथॉरिटीज़ थी, अब वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर यूरोपियन सक्सेस। कहीं ना कहीं यूरोप और फ्रांस को जो आमने सामने लड़ने के बाद उनको लगा कि अब जो है हमें एड की ज़रूरत नहीं है लोकल डायनेस्टीज़ की, वी कैन, उन्हें पता चल गया ना दे वट काइंड ऑफ वॉर दे फाइट, हाउ दे फाइट। उन्हें लगा कि हम केपेबल हैं इंडिविजुअली भी फाइट करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये भी पता चला कि जो नेटिव रूलर्स हैं, हम उन पे डिपेंड हों, वो हम पे डिपेंडेंट है। इंग्लिश और फ्रेंच को लगा कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अस टू फाइट देयर वॉर। चाहे मोहम्मद अली की हम कार्नाटिक में बात करें, या सलाबत जंग की हम हैदराबाद में बांट रहे, वो कहीं ना कहीं एक किस्म के क्लाइंट बन के रह गए, ठीक है। तो ये सेकंड में हुआ। कार्नेटिक और हैदराबाद के जो थ्रोन है उनकी वजह से सेकंड कार्नेटिक वॉर इंडिया में हुई, और किस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाला गया फ्रेंच और इंग्लिश के द्वारा, समझे। थर्ड कार्नेटिक वॉर के जो होती है उसका बैकग्राउंड था कि यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया जो है वो चाहती थी कि सिसिली को हम रिकवर करें, अपने हिस्से में करें, अपना कंट्रोल करें 1796 में। तो 7 ईयर वॉर होती है 1756 से लेकर 63 तक, और ब्रिटिश फिर जो है अपोजिट साइड पे थे। फ्रेंच एक तरफ सपोर्ट कर रही है, एक तरफ ब्रिटिश कर रही है, समझे। तो 1758 में जो क्या होता है कि फ्रेंच आर्मी जो है वो कैप्चर करती है फोर्ट ऑफ सेंट डेविड एट विजयनगरापुरम, ठीक है। अब इंग्लिश पे जो है, इंग्लिश को गुस्सा आया है, और वो अब ऑफेंसिव और इंग्लिश जो है वो इन्फ्लिक्ट करते हैं हैवी ऑन फ्रेंच फ्लीट, जो मसूलीपट्टनम में उनकी फ्लीट होती है उस पर जो है टूट पड़ते हैं, और उस पर बहुत सारा उनका नुकसान करते हैं। जो किसके अंडर होती है, इस यहाँ एक एडमिरल है, उसका नाम आप याद रखना चाहो, एडमिरल, एडमिरल डी एक, ठीक है, मसूलीपट्टनम। और यहीं से शुरू होती है बैटल ऑफ वांडी वॉच 1760 में तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें जो है जनरल आयरी कूट जो होते हैं, जो इंग्लिश के, वो डिफीट करते हैं फ्रेंच आर्मी को, जो अंडर जो काउंट थॉमस आर्थर डी लैली के अंडर होती है, उसको हरा देते हैं।
ठीक है, लेली को प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो भेजा जाता है लंदन में, वहाँ से वो फ्रांस जाते हैं और वहाँ उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो बैटल ऑफ वांडी वाश बड़ी डिसाइसिव बैटल थी। कहीं ना कहीं यहाँ जो है फ्रेंच पूरी तरीके से ख़त्म हो गए और सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश हुई, और जो बाद में जो है दे विल कॉन्कर ऑल द इंडिया। यहाँ पे रिजल्ट होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है प्रूव बड़ी डिसाइसिव हुई, लेकिन ऑल द ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो है इंग्लिश ने जो है अपनी सारी फ्रेंच से जो टेरिटरी ली थी वो उनको वापस कर दी। बट कहीं ना कहीं इस वॉर के बाद जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है वो, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या फाइनेंशियल है, वो पूरी तरीके से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से डिसअपेयर हो गया, और वो कहीं ना कहीं एक स्मॉल टेरिटरी के अंदर कन्फाइंड होकर रह गए। और वांडी वॉश जो बैटल थी उसने कहीं ना कहीं लेफ्ट इंग्लिश विद नो यूरोपियन राइवलरी, कोई भी नहीं रहे। डच खत्म हो गए, पोर्तुगीज खत्म हो गए, फ्रेंच खत्म हो गए। दे वर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोप इन इंडिया। ऑल्दो वो रहे काफ़ी देर तक, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना नहीं रह पाए, इतनी लार्ज टेरिटरीज जो को कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ लोग बैटल ऑफ प्लासी को बड़ा दर्जा देते हैं, बट आई थिंक कि अगर फ्रेंच उनके मेन एनिमीज थे, जिनके पास इक्वली उतनी टेक्नोलॉजी थी, एडवांसमेंट थी, उतना उतना जो है रेनेसा का फ़ायदा हुआ था, वो उनको टक्कर दे सकते थे। दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट, वो यहीं ख़त्म हो चुके थे। उनका रास्ता आगे जो है वो क्लियर हो चुका था। अगर इंग्लिश का सक्सेस देखा जाए और फ्रेंच का फेलियर देखा जाए तो वो मैंने छोटे से पार्ट में लिखा है। एक तो इंग्लिश कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम था। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम है तो इससे क्या होगा? इससे क्विक डिसीजन ले सकते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बिना कि कोई ऊपर बैठा हुआ अफसर जो है उन्हें परमिशन देगा, फिर वो डिसीजन वॉर में लेंगे। समझे? तो क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो हो रही थी। दूसरी चीज कि इंग्लिश नेवी जो थी वो सुपीरियर थी फ्रेंच से। उन्होंने क्या कर दिया, जो जितनी भी वाइटल जगह थी, सी लिंक थे, जो फ्रेंच की जो टेरिटरीज जो फ्रेंच ने पोजेस की हुई थी इंडिया में और फ्रांस में, जहाँ से वो लोग कनेक्शन था, इंफॉर्मेशन रैली कर सकते थे, सप्लाई कर सकते थे, वो सारी कट ऑफ कर दी गई। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंग्लिश के पास 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, एक तो मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। ठीक है, और फ्रेंच जो थे वो सबऑर्डिनेटेड, और फ्रेंच कहीं ना फ्रेंच जो सबऑर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशन विच मेड फ्रेंच कंपनी शॉर्ट ऑफ फंड्स। समझो इस बात को, कहीं ना कहीं फ्रेंच को जो है ना अपने कमर्शियल इंटरेस्ट वो उनके लिए बड़े थे, ना कि एक टेरिटोरियल एम्बिशंस उनके अंदर थे कि हम इतनी बड़ी लार्ज टेरिटरी एक्वायर करें। ठीक है, यू नो द एम्बिशंस टू रूल, वो नहीं था। एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज थी तो शॉर्ट ऑफ फंड्स भी थे, वहीं ये बैक्ड थे भाई फंड्स, एकदम स्टॉक मार्केट पीछे चल रहा है, कंपनी में लार्जर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है कुछ मेजर कारण हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हो नेवल सुप्रीमेसी भी है। तब इंग्लैंड में जो है फ्रेंच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। मिलिट्री अगर स्किल और डिसिप्लिन की बात करें तो वो भी काफ़ी इंप्रूव्ड हो चुका था। ठीक है, फ्रांस में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, वहीं जो है अगर फ्रांस सॉरी इंग्लैंड में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी और फ्रांस में जो है कंटिन्यूस जो है वो डिसरप्शंस थी, रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन का लफड़ा और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब नेपोलियन वॉर्स चल रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, और रिलीजियस जील भी कम था। एक डेप्ट मार्केट का बड़ा फायदा उठाया उन्होंने। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है फ्रेंच जो है वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंच ने पूरा कंट्रोल जो है इंग्लिश ने पूरा कंट्रोल बनाया इंडिया में, जो अर्लियर स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ लेटर मुगल्स को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे और फिर पढ़ेंगे फिर दोबारा से कॉन्कर और कंसोलिडेशन किस तरह से इंग्लिश ने स्टार्ट किया बंगाल से, फिर मैसूर, मराठास, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर देखें कुछ लेटर मुगल्स के बाद, ये हम लोग औरंगजेब के बाद देख रहे हैं, याद रखना।
औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आए जो 1707 से 12 के अराउंड, फिर जानदार शाह थे। देखो जल्दी जल्दी ये लोग चेंज होंगे। 12 से 13 के बीच में फारूक सियार, जिसने वो फरमान दिया था मैग्ना कार्टा कंपनी के लिए, परमिट सिस्टम और वो सारी चीज़ें, एनुअल पेमेंट जो 30,000 की, 1713 से 19 में। फिर मोहम्मद शाह रंगीला आए 1948, फिर अहमद शाह 48 से 54 के बीच, आलमगीर सेकंड 54 से 59। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बैटल ऑफ प्लासी के दौरान कौन था, बक्सर के टाइम कौन था, ठीक है, ओके। फारूक सियार इंपॉर्टेंट है जिसने गोल्डन फरमान दिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लास्ट मुगल एम्परर कौन था, ठीक है, आलमगीर सेकंड 59 तक, फिर 1759 से जो है 60 में जो है थोड़े दिन के लिए शाहजहां थर्ड आया, फिर शाह आलम सेकंड आया 59 से 806, अकबर शाह सेकंड आया। ये शाह आलम वही है बैटल ऑफ कौन सा, प्लासी और बक्सर का, ठीक है, प्लासी एंड बक्सर के टाइम पे, ठीक है। फिर बहादुर शाह सेकंड जो लास्ट मुगल एम्परर था, ठीक है। औरंगजेब के बाद औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, और यहीं से शुरू होता है वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, इनके 3 लड़कों के बीच में, ठीक है, जो हमने एनसीईआरटी में बड़ी डिटेल वाइज कवर किया हुआ। अगर आप पीछे हिस्ट्री के एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको बड़ी डिटेल में पता चलेगा वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे चला, कैसे मुअज्जम जो गवर्नर था काबुल का, आजम जो गुजरात का था जिसको डिफीट किया गया 1707 में झांझू में, ठीक है, काम बख्श जो गवर्नर था दक्कन का, ठीक है, हैदराबाद में 1708 में, ठीक है, डिफीट किया गया। और कैसे मुअज्जम जो है वो थ्रोन पे बैठता है मुगल एम्परर के, ठीक है। आजम को गुजरात का था, इसको 1707 में झांझू में डिफीट किया, काम बख्श को हराया, और मुअज्जम जो है वो लास्ट में निकलता है विक्टोरियस, ठीक है। मुअज्जम जो है थ्रोन पे बैठता है और टाइटल लेता है बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, 1707 से 1712 के अराउंड, ठीक है। शाह आलम, ठीक है, वो रिलीज्ड, देखो बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये रिलीज्ड, इसने जो है जितनी भी नैरो माइंडेड पॉलिसी थी औरंगजेब की, इन्हें सारी रिवर्स कर दी गई, पैसिफाई करने की कोशिश की, एक वीक रूलर था, ठीक है। इसने रिलीज किया शाह जो सन था छत्रपति शांबा जी का 1707 में। ऑल्सो राइट टू सरदेश मुखी जो था वो दिया गया मराठास को कि वो सरदेश मुखी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चौथ नहीं, लेकिन शाहू को रिकॉग्नाइज नहीं किया मराठा रूलर, ये बात भी याद रखना। इतने भी जो खत्म हो चुके थे, जो रिश्ते खराब हो चुके थे, उसने इन सबको इंप्रूव करने की कोशिश की। इसने अनेक्स्ट जो है राजपूत, देखो अनेक्स्ट जोधपुर जो मारवाड़ था अजीत सिंह ने अनेक्स्ट किया, और अंबर जयपुर जयसिंह का, ठीक है। बाद में इसने इन अजीत सिंह से और जयसिंह से ये जोधपुर और मारवाड़ और जयपुर जो है ये इसने कब्जे में लिया था बहादुर शाह ने, बाद में इसने रिस्टोर कर दिया, लेकिन उनको वो हाई मनसब रैंक मांग रहे थे, वो उसने जो है मना कर दिया। इन्होंने हालांकि बाद में जो है मुगल सुजनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें बहादुर शाह फर्स्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं सिख्स के प्रति इसका क्या रवैया था। गुरु गोविंद सिंह के साथ इसके बड़े फ्रेंडली रिलेशन थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद बंदा बहादुर जो है वो रिवोल्ट कर देता है ना, उसको डिफीटेड एंड कैप्चर्ड, उसने जो है लोहगढ़ का किला जो है वो कैप्चर कर लिया होता है। तो सिख्स के खिलाफ कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था। जाट्स के साथ भी इसने पीस सेटलमेंट किया, जो छतरासल बुंदेल चीफ थे, जाट चूरामन थे, है ना, ठीक है। ये जो है अब बंदा बहादुर ने रिवोल्ट किया और कैप्चर किया लोहगढ़ का फोर्ट, और जाट्स जो है सपोर्ट कर रहे थे, बोथ सपोर्टेड शाह अगेंस्ट बंदा बहादुर, ठीक है। तो शाह को जाट्स जो है ये सपोर्ट कर रहे थे शाह को बंदा बहादुर के अगेंस्ट, ठीक है। तो बहादुर शाह की मौत होती है 1712 में बहादुर शाह की मौत होती है। उसका लड़का जहांदर शाह 1712 से 13 वो बनता है कौन, किसकी हेल्प से, जुल्फकार खान की हेल्प से, जिसको पोस्ट ऑफ वजीर दी गई। तो ये इसके हाथ में रियल अथॉरिटी थी, ये एक किस्म का किंग मेकर का काम कर रहा था, ठीक है। तो इसने अपॉइंट किया गया कि अपॉइंटेड गवर्नर, दे गेव द टाइटल मिर्जा राजा स्वाय जय सिंह टू अंबर, ठीक है। जय सिंह को, जो अंबेर का जय सिंह को, उसको टाइटल दिया था मिर्जा राजा, और अपॉइंट भी किया था गवर्नर जो है मालवा का। इसने एक और चीज़ की कि जिजिया को अबॉलिश किया गया, जो किसने लगाया था, जो औरंगजेब ने लगाया था। उससे पहले किसने हटाया था, अकबर ने हटाया था, फिर जो है औरंगजेब ने लगाया, फिर जो है वो जहांदर शाह ने जिजिया को हटाया। अजीत सिंह को अपॉइंट किया गवर्नर जो है गुजरात का। तो राजपूत को भी कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश की। 1711 में जो इसने मराठास को ग्रांट किया कि वो चौथ भी अब कला सरदेश मुखी, तो बहादुर शाह फर्स्ट ने किया था,
तो जानदार शाह ने कहा कि चौथ भी तुम कलेक्ट कर सकते हो। जुल्फ़िकार खान हालांकि बड़ा ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसने बड़ी फाइनेंशियल जो है फाइनेंसेस इंप्रूव किए एम्पायर के, और चेक किया, मेंटेन किया, जो रेकलेस, समझे, जो रेकलेस ग्रोथ हो रही थी जागीर्स की, उसको चेक किया, ऑफिस को ठीक किया, मनसबदार्स को मेंटेन किया, ऑफिशियल कोटा जो है मनसबदार्स का ट्रूप्स में। तो कहीं ना कहीं जुल्फ़िकार ने जो है, जो किंग मेकर था, जिसने एक्चुअल में बनाया था जानदार शाह को राजा, इसने ये सारी चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस किया, प्रैक्टिस इजारा की, रेवेन्यू फार्मिंग एक किस्म की। आखिरकार जानदेर शाह को डिफीट किया गया फारूक सियार ने एट आगरा में, और जुल्फ़िकार खान जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, बाद में उसको फांसी लगा दी गई। फिर 1713 में जो है फारूक सियार तख्त पे बैठता है, किसके मदद से? सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, और एक को वजीर और एक को मीर बख्शी अपॉइंट किया जाता है। अब सैयद ब्रदर्स जो है किंग मेकर्स का काम कर रहे हैं। तो याद रखना, जब जब एम्पायर में किंग मेकर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हों, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हों, तो समझ लेना वो एम्पायर जो है करीब है डूम्सडे के। फारूक सियार जो है, सैयद ब्रदर्स जो है फारूक सियार को तख्त पे लाते हैं, तो 1716 में बंदा बहादुर को जो है पकड़ा जाता है और उसको मार दिया जाता है। और यही फारूक सियार जो है 1717 में फरमान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, जो अलाउ करता है ट्रेड करने के लिए बंगाल में बिना के टैक्सेस के, एनुअल पेमेंट होती है। और अब सैयद ब्रदर्स को ये जो है बढ़ती हुई फारूक सियार की पावर दिख रही थी, तो इन्होंने क्या किया, फारूक सियार को डिस्पोज कर दिया और उसको मार दिया 1719 में। फिर तख्त पे बैठता है मोहम्मद शाह रंगीला 19 से 48 के बीच में। ये पहला काम जो है, देखो सैयद ब्रदर कौन है, राफियुद दरजाल और रफीउद दुआपा। ये अब देखो मोहम्मद शाह रंगीला, इनको जो है, इनको उसको पता है कि ये बड़े ही डेंजरस लोग हैं, डाइड इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, इन दोनों को जो है जल्दी ही मरवा देता है। फाइनली जो है रोशन अख्तर, अब मोहम्मद शाह रोशन अख्तर जो सन थे जानदार शाह का, ठीक है, सन ऑफ जानदार शाह का जो है, और मुगल एम्परर जो जानदार शाह है, किल्ड, सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं, और मेड जो निज़ामुल मुल्क को वजीर बनाते हैं 1722 में। निज़ामुल मुल्क कौन? हैदराबाद के, 1722 में। 1724 में वो अपनी जो है स्टेट जो है, स्टेट ऑफ हैदराबाद जो है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करते हैं। शाह उनको जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसको डिक्लेयर कर देता है डिसलॉयल, और अपॉइंट करता है मुबरेज खान को गवर्नर। देख रहे हो कितना सब कुछ हो रहा है। 1724 में बैटल ऑफ शाकर होती है, शाकर खेड़ा की लड़ाई होती है, किसकी हेल्प से? मराठा की हेल्प से। तो निज़ामुल मुल्क जो है ये मुबरेज खान, जिसको गवर्नर अपॉइंट किया गया था, उसको हरा देता है, ठीक है। निज़ामुल मुल्क को जो है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ दक्कन, और उसको टाइटल दिया जाता है असफ जहाँ का। 3 स्टेट्स का निर्माण होता है इस पीरियड में, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, बंगाल, हैदराबाद और अवध। इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी कुछ होती हैं, मैसूर की, केरला की, राजपूत की, कुछ नई स्टेट्स उभर के आती हैं, मराठास की, जाट्स की, सिख की। 1737 में जो बाजीराव है ना, बाजीराव मस्तानी वाला, वो अनेक्स करते हैं गुजरात को, मालवा को, बुंदेल को, और रेड करते हैं और डिफीट करते हैं दिल्ली, और मुगल एम्परर को भी हरा देते हैं 1737 में। लेकिन हराने के बाद भी उसको तख्त पे बिठा के रखते, क्योंकि उनको एक बफर स्टेट चाहिए। नॉर्थ वेस्ट से कोई भी जो है इन्वेड करेगा तो मराठास, उन्हें नॉर्थ में कोई ना कोई चाहिए, ठीक है, वॉचमैन की तरह। तो 29 फरवरी 1739 में होती है बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह जो है वो मुगल आर्मी को हरा देते हैं और दिल्ली को पूरी तरीके से प्लंडर करते हैं, और मुगल तख्त, जो रॉयल थ्रोन, जो तख्त तोश था, जो पीकॉक थ्रोन था, कोहिनूर डायमंड था, वो सारा कुछ लेके नादिर शाह चला जाता है। 1748 में फिर आता है दोबारा, इस बार अब्दाली आता है, ठीक है। 1748 अब्दाली जो है वो डिफीटेड इन द हैंड्स ऑफ मुगल्स के हाथ वो हार जाता है, ठीक है। मनपुर की बैटल में 2 होती हैं, एक 1752 में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के 2 बार अटैक होते हैं। अहमद शाह जो है 1748 से 54 में, ठीक है, वो पंजाब और मुल्तान जो है वो अपने अंडर ले लेता है। 5वां, ये हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं इन सब के पीरियड्स में, इनके दौर में। आलमगीर सेकंड 1754 से 59 के बीच में आता है। अब्दाली फिर से इन्वेड करता है दिल्ली को 1757 में, 1757 में
ठीक है, ही वॉज किल्ड बाई इमादुल मुल्क। शाह जहां थर्ड 59 से 60 के बीच में मराठाज इसको जो है हटा देते हैं, ठीक है, जो और दिल्ली को 1760 में कैप्चर करते हैं। शाह आलम सेकंड आता है फिर से, एक फ्यूजिटिव एम्पायर होता है, 12 साल तक वो दिल्ली के बाहर रहता है, ठीक है, डर था उसको, ठीक है नॉर्थ वेस्ट से। रीज़न देखो, डिफीटेड बाई मराठा इन द बैटल ऑफ, अब मराठाज हारते हैं कहाँ पे, पानीपत में 1761 में। देखो शाह आलम को बिठाया भी मराठाज नहीं था, ठीक है, अब्दाली हराता है इनको, ठीक है, और नजब खान जो रोहिला का वो भी अपने आप को डिक्टेटर, हिमसेल्फ डिक्टेटर, वो भी मर जाता है 1770 इन दौरान। तो 1764 में बैटल ऑफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने शाह आलम सेकंड तक देखी, 59 से 1806 तक। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र का है वो पीरियड लंबा चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं होता, दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाए, एक्चुअली तो बहादुर शाह की डेथ पे होती है, लेकिन वो एक ऑफिशियली होता है, वो एक उसके रेमिनेंट कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, कुछ बूथ खाने ही बचे हुए हैं समझ लो ठीक है। जैसे ही पानीपत में मराठाज डिफीट होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पूरी तरीके से जो है मुगल एम्पायर ख़त्म हो चुका होगा, अंदर से वैसे भी खोखला था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, 1772 में बिकेम द रूलर विद द हेल्प ऑफ मराठास की, बक्सर के बाद 1764 में फिर से मराठास की हेल्प से जो है ये फिर से रूलर बनता है। 1788 में गुलाम कादिर जो है वो कैप्चर करता है दिल्ली को, तो दिल्ली पे अलग अलग 1789 में महाजी शिंदे जो है वो डिफीट करता है गुलाम को और फिर से शाह आलम को गद्दी पे बिठाता है। तो मुगल्स बार बार मराठास मुगल्स को बिठा रहे हैं वहाँ पे। 1803 में जाकर दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है इंग्लिश के द्वारा और शाह आलम को जो है ब्रिटिश प्रिजनर बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। नौवां जो है बहादुर शाह सेकंड, जो 1837 से 57 में चलता है, जो रिवोल्ट ऑफ 57 जिसको लास्ट मुगल एम्पर भी कहा जाता है, वो विलियम हडसन के द्वारा कैप्चर किया जाता है, रंगून भेजा जाता है, 1862 में उसकी वहाँ डेथ हो जाती है और इस तरीके से मुगल डायनेस्टीज़ का एंड होता है। तो हमने 1707 से लेकर 1862 जो है जहाँ डेथ हुई मुगल एम्पर की, या 1857 कह लो, इस पीरियड के बारे में डिस्कस किया, वेयर द लेटर मुगल्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब वी हैव डिस्कस्ड। कुछ पॉलिसी देखे तो एक तो अगर कुछ पॉलिसीज़ ऑफ औरंगजेब देखे, एक तो बड़ी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से भी जो है इतना एम्पायर बड़ा बना दिया जितना वो कंट्रोल ही ना कर पाए, वो भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है मुगल एम्पायर का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ। कुछ उसकी रिलीजियस पॉलिसी, जैसे 1679 में उसने जिजिया जैसे टैक्स लगाई, इससे लार्जर जो हिंदू सोसाइटी, जो मेजॉरिटी हिंदू सोसाइटी थी, नॉन मुस्लिम सोसाइटी थी, वो भी नाराज़ हुई, ठीक है। इसके बाद कुछ नोबिलिटी में भी बहुत से तकरार हुए, टर्क्स, ईरानियंस, अलग अलग अफगान्स, वो भी बड़ा प्रॉब्लम था। किंग मेकर्स ने रोल, दक्कन की पॉलिसी जो डिफीटेड, बीजापुर को 1686 में हराया, गोलकोंडा को का हराया, छत्रपति सांबाजी को 1659 में जो है उन्होंने मारा, ठीक है। इन सारी रिएक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से ये सारा जो ड्रेनेज इतना ज़्यादा वेल्थ का किया इसने, जो अल्सर जिसको कहा जाता है, ठीक है, दक्कन का, ठीक है, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन हो गया दक्कन का। और कहीं ना कहीं ये फेल्ड टू चेक, जो मराठास की पावर राइज हो रही थी वो भी औरंगजेब देखने से जो है वो चेक नहीं कर पाया। रिएक्शनरी पॉलिसीज़ की वजह से जो राजपूत जो इनके असेंशियल एड, ठीक है, जो इतना बड़ा उन्होंने हर जगह उनके लिए लड़े, कहीं ना कहीं वो भी विड्रॉ कर दी सपोर्ट मुगल्स से। तो मुगल्स फिर दे वर डूम्ड, डिसइंटीग्रेशन हो गया मुगल नोबिलिटी का, लाइक सैयद ब्रदर्स, जुल्फ़िकार खान जैसे लोग जब किंग मेकर्स हुए, कोर्ट फ्रैक्शंस होने लगी, मराठास की पावर राइज हुई, मिलिट्री वीकनेस, इन्वेजन जो नादिर शाह का वो साफ साफ मिलिट्री वीकनेस दिखाता है। अटैक तो छोड़ो, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे दिल्ली को। इकोनॉमिक बैंकरप्सी हुई इतनी, कॉन्टीन्यूसली वॉर हर फ्रंट पे लड़ के, ऊपर से जो है एड किया वीक सक्सेसर्स जो थे इनके आफ्टर औरंगजेब, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली वॉर ऑफ सक्सेशन, हर जो भी थ्रोन पे बैठ रहा है वो जो है अपने भाइयों के साथ, किसी के साथ, मतलब नोबिलिटी के साथ, हर जगह जो है मनसबदारों के साथ लड़ के मार काट खून खराबे से थ्रोन पे बैठ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ें ये कारण बनी जो है किसका, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर।